नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए एक शानदार शुरुआत आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एक जोरदार तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिली, जिसका पूरा इंपैक्ट आज निफ्टी पे आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में भी सेलेक्टिव बाइंग थी, लेकिन आज एफएमसीजी, बैंकिंग, प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू कंपनीज, इन सब में एक जोरदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। तो एक शानदार दिन कह सकते हैं मार्केट्स में, जबकि दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही बाजार और स्पेशली निफ्टी बैंक बंद होते हुए दिखाई पड़े। 4% की तेजी आज पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में देखने को मिली और वही की ड्राइवर थे आज बैंकिंग स्पेस के और साथ साथ प्राइवेट बैंक, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक जैसे कुछ बैंक जो थे जो कि आज तेजी दिलवाकर बाजार को बंद कर रहे थे। चलिए, अब आप आज के अपने जानकार से बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे आज के जानकार जो कि हैं मानस जायसवाल, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मानस, एक जोरदार तेजी और आप पिछले हफ्ते से इस बात पे अडिग थे कि बाजार में खरीदारी आएगी, निफ्टी बैंक में तेजी रहेगी। अब कहां पे आप टारगेट देख रहे हैं? सुमित जी, देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें तो अब केवल इंतजार है 11,950 के लेवल्स को ब्रेक होने का, क्योंकि अगर 11,950 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो मैं समझता हूं कि आपको आने वाले एक हफ्ते के अंदर 12,100 150 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। बट ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है बैंक निफ्टी पे, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज देखने को मिला। एक अहम रेजिस्टेंस जो कि 24,000 और 23,950 के आसपास था, उसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में आज देखने को मिला है, शायद ये कंटिन्यू रहेगा और यहाँ से कम 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो मैं तो समझता हूँ कभी भी आपको कोई गिरावट मिल जाए और या तो आप करंट लेवल्स पे भी आप बैंक निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। थोड़े से बड़े स्टॉप लॉस आपको लगाने हैं 23,650 के, और आपको टारगेट भी बड़ा सेट करके चलना है 25,200 का। तो बैंक निफ्टी में एक और बड़ी तेजी की उम्मीद, अब 1000 अंकों से ज्यादा तक की तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मानस का मानना है। और आगे की जो तेजी है बाजार की, वो शायद यही फ्यूल करे, ये मानस पहले से भी कह रहे हैं और आज फिर रीइटरेट किया उन्होंने इसी बात को। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले दो अहम बयान है वो आपको सुनवाते हैं। भारत में राहत पैकेज का विकल्प खुला हुआ है, ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। अर्थशास्त्री और राजनेता एनके सिंह की किताब के विमोचन पर आज उन्होंने ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि जरूरत के मुताबिक आगे आर्थिक पैकेज का ऐलान संभव है और इस बारे में अभी सबसे चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। Well, I've not closed the option for another stimulus if it comes out to be, because every time we've announced one, it's been after a lot of consideration of inputs which have come from various different sections of society. Then we sit and work it out within the ministry, with the PMO, and then take a final call. So, yes, I have not closed the option to come out with one more stimulus. वहीं किताब विमोचन के मौके पर शामिल आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत में बड़े बदलाव पर अपने 3 सपने बताए। उन्होंने कहा कि भारत के लिए उनके 3 बड़े सपने हैं जिस पर वो काम कर रहे हैं। इनमें भारत को डिजिटल सोसाइटी बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करना और एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाना, ये 3 सपने हैं। I think that what I am working towards is really 3 things, as we said. Like, the first is really transformation of India into a digital society. And that digital society incorporates all the future industries so that the next 30 years of India is 100 times like what we had never imagined is what we can achieve. Right? So that's the first piece that, at least in my humble way, we are working to. It's time to transform our education sector. At any point in time, we have 200 million children in India in the education system, and it will take us 8 to 10 years to completely transform the skill base of India. And I think that what as Finance Minister very aptly described, what is magic, I think that we have the formula to convert that magic into reality and establish linkages between academic institutions, real world, skill training, and employment in a way that actually sustains India for much higher quality and better jobs. And the third thing that we are working towards is really transformation of energy. And we think, again, that the world is right and India is in the right mindset to completely
in the next few decades, move away from fossil fuels to completely renewable energy, be Atmanirbhar, and really try and see if we can make our modest contribution in terms of development of India. And in energy, it's also the development of the world in terms of this transition. तो आप सुन रहे थे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल जो हमारे पास आया वो है अजय शाह का सवाल है मुंबई से। सन फार्मा को लेकर सवाल है। 100 शेयर हैं और 508 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। मानस, सन फार्मा 508 पे खरीदारी है, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन में देखने को भी नहीं मिला है फार्मास्यूटिकल स्पेस के कंपैरिजन में। क्या किया जाए स्टॉक में? देखिए, फार्मा में मैं समझता हूँ कि अब आपको बहुत सिलेक्टिव होकर चलना है और सन फार्मा में तो पहले से ही हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि आपको कॉशियस रहना चाहिए। 474 का स्टॉप लॉस जरूर रखें क्योंकि वो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है और अगर उसके नीचे स्टॉक क्लोज हो जाएगा तो शायद हमें गिरावट और बढ़ते हुए दिखेगी। तो मेरी राय में आपको 474 का स्टॉप लॉस जरूर रखना है और यहाँ पर ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब ये 510 के ऊपर क्लोज होगा। जी, तो 510 का लेवल आप ध्यान में रखें। अगर उसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा ट्रेंड बुलिश हो सकता है, लेकिन आपको कंजर्वेटिव टारगेट जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं वो 474 रुपए के, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। सुमित बजाज का एक सवाल आया है, नई दिल्ली से सवाल है राइट्स को लेकर। करीब 300 शेयर इनके पास है और 265 रुपए के दाम पे खरीदारी है। मानस, राइट्स में क्या किया जाए? न्यूज बेस्ड, इवेंट बेस्ड स्टॉक चलता है, उसके बाद फिर फिजल आउट हो जाता है। 242 पे आज का दाम है, करीब करीब 22-23 रुपए का घाटा है। क्या किया जाए? देखिए, कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है सुमित जी। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और काफी समय से हम एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही राइट्स में देख रहे हैं। मेरा समझना है कि अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो पहला काम करें कि 234 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर उसके नीचे स्टॉक फिसले तो बिल्कुल निकल जाए। और यहाँ तक जहां तक बात ट्रेंड रिवर्सल की है, बुलिश ट्रेंड की है, वो आपको तभी देखने को मिलेगा जब स्टॉक 260 के लेवल्स को ब्रेक करेगा। तो 260 का लेवल ब्रेक हो, उसके बाद कोई ट्रेंड बनेगा तो अभी के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस आपको बता दी गए हैं। 234 का आप मेंटेन कर सकते हैं। सूरत दास ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। ये सवाल है स्पाइस जेट को लेकर। करीब 5000 शेयर है, 48 रुपए के दाम पे खरीदारी है। मानस, खरीदारी पर ही ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। शायद इन्होंने आज ही जो एक ट्रिगर आया था, इसका स्पाइक आया, उसमें खरीदारी की है। क्या किया जाए? अभी ठीक ठाक सिचुएशन में है, बने रहें या निकल जाए? मैं तो इनको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पाइस से निकल जाएं क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड क्लियर नहीं दिखता है, एक साइडवेज मूवमेंट दिखता है और यही पैसे को आप इसी सेक्टर में अगर रहना चाहते हैं तो इंडिगो पे लगाएं। देखिए, इंडिगो में ट्रेंड के जो बुलिशनेस अब दिखने लगी है, हाई टॉप हायर बॉटम दिखने लगे हैं और अब चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि स्टॉक 1400 को ब्रेक करके 1550 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर खरीदारी करें और अपने स्टॉप लॉसेस 1275 के नीचे रखें। तो आपको स्टॉप लॉसेस बताए गए हैं और आप स्विच कर सकते हैं स्टॉक में से और दूसरे विकल्प जो बताए हैं आप उसमें जा सकते हैं। एक सवाल व्हाट्सएप पे अक्यूब ने भेजा है, ये मुजफ्फरपुर से सवाल है अकूब साहब का। दीपक नाइट्राइट है इनके पास, 50 शेयर 865 रुपए के दाम पर और 5400 रुपए के दाम पर डॉक्टर रेड्डीज हैं। डॉक्टर रेड्डीज को लेकर तो वैसे भी काफी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ भी रही हैं ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। मानस, क्या मानते हैं आप, दोनों में क्या किया जाए? देखिए, दीपक नाइट्रेट की जहां तक बात है, करीब 2 से 3 हफ्ते में हमने एक बड़ा करेक्शन देखा है, लेकिन ये टोटल जस्टिफाइड है क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी रैली पहले देखी थी। तो मैं तो समझता हूँ कि बने रहना चाहिए दीपक नाइट्रेट में। आपको स्टॉप लॉस 659 के नीचे रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे पहले ही स्टॉक सपोर्ट लेके वापस एक रैली दिखाएगा जिसमें शायद 825 और 850 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डीज की जहां तक बात है, देखिए साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं है। ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और उम्मीद करिए कि थोड़े कंसोलिडेशन के बाद फिर से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो बने रहे 4950 ये आपके स्टॉप लॉस के स्तर होंगे और एक बार भी स्टॉक 5400 के ऊपर निकलेगा तो शायद 5750 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो आपको दोनों के लिए राय यही दी गई है कि आप बने रह सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज में भी अच्छे नंबर्स का अनुमान भी है और वैसे भी स्टॉक अच्छे अप ट्रेंड में है। आज भले ही प्रॉफिट टेकिंग थी लेकिन अप ट्रेंड है, तो आप दोनों में ही बने रहे, आपको राय दी गई है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल राकेश कुमार शर्मा साहब का है। ये सवाल हमसे पूछा है उन्होंने यस बैंक को लेकर। 1000 शेयर हैं और 28 रुपए के दाम पर हैं। मानस, ना केवल राकेश जी बल्कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास यस बैंक है, अलग अलग दाम पे 20, 25, 35 इस रेंज में। क्या किया जाए यस बैंक को लेकर? 15 रुपए है, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, अब क्या करें? देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसे स्टॉक में रहने में कोई समझदारी है जहां पर
अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा हो, जहां पर कुछ मूवमेंट नहीं है, आप वहां पर निवेश जो करना चाहते हैं ऐसे स्टॉक में जाइए जहां पर ट्रेंड क्लियर दिख रहा है, जो मोमेंटम में है। और प्राइवेट बैंकिंग में तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जहां पर आपको मोमेंटम दिख रहा है। आज ही आप देख लीजिए तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया है, तो आप उन स्टॉक से बनिए जहां पर ट्रेंड बुलिश है। तो मेरी राय में तो यस बैंक से निकले और आईसीआईसीआई बैंक में निवेश करें। तो थोड़ा मुश्किल जरूर है ये राकेश जी आपके लिए यहां से निकलना, क्योंकि लॉस काफी होगा। तो अगर आप नहीं निकलना चाहते हैं तो एटलीस्ट इसमें तो बने ही रहें, लेकिन नया निवेश अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इसमें ना करें। आईसीआईसीआई बैंक एक विकल्प बताया गया है, आप उसे देख सकते हैं। और यस बैंक जैसा शेयर कभी भी आपको तेजी मिलती है तो आप यहां से निकल जाएं, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा जब तक इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन एटलीस्ट ठीक नहीं हो जाती। अब तन्वी से बातचीत कर लेते हैं, मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। तन्वी जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार तन्वी जी, क्या सवाल है आपका? मैंने टाटा केमिकल्स लिया था अब फ्राइडे को ही जी 317 में। तो मुझे ये पूछना था, मैं होल्ड करूं या फिर मौका मिले तो प्रॉफिट बुक कर लूं? कितने टाइम के लिए आपने लिया था तन्वी जी से? वैसे तो लॉन्ग टर्म के ही पर्सपेक्टिव से लिया था, बिकॉज इट्स टाटा केमिकल्स, बट 2 दिन में आपका लॉन्ग टर्म पूरा हो गया? नहीं, इतना नहीं था। आई मीन शुड आई डू इट और नॉट, ये सवाल था मेरा। मैं कितना टाइम तक होल्ड कर सकती हूँ? चलिए मानस, वैसे तो इनका नजरिया लंबी अवधि का है, विकल्प भी ठीक चुना इन्होंने, कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी हिस्ट्री है, क्रेडिबल है, प्रोडक्ट्स ठीक हैं। तो अब इन सब चीज़ों के मद्देनजर ये सही स्टॉक में है लंबी अवधि के लिए, या अभी ठीक ठाक सिचुएशन है, निकल जाए किसी और में जाए? देखिए, जब लंबी अवधि की बात होती है तो 200 डे मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और स्टॉक लगातार 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहां तो डरने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले देखने को मिला है, जिसके टारगेट 350 रुपए तक आते हैं। तो अगर हम मध्यम अवधि की बात करें, आने वाले 2 महीने की बात करें, तो 350 तक के लेवल तो बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर 350 के लेवल्स आएंगे तो इसका मतलब है कि हमें लॉन्ग टर्म चार्ट से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और फिर 400-410 के लेवल्स भी लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहे, और 309 रुपए ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 10 रुपए का, ये जरूर रखें जी। तो 310 एक छोटा स्टॉप लॉस है, इसको आप मेंटेन करें। तन्वी जी 2-3 चीजों पर नजर रखिएगा। एक, नंबर्स कैसे आते हैं इसके साल दर साल या छमाही दर छमाही। दूसरा, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या मानती हैं। तीसरा, इस कंपनी ने आउटलुक क्या रखा हुआ है अपना। डेट का ऐसा इशू इनके साथ है नहीं, ग्रुप साउंड है ही, प्रोडक्ट साउंड है ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे ग्रोथ नंबर्स में आएगी वैसे वैसे अपनी रणनीति को आप आगे के लिए डिसाइड कर सकती हैं, और इन्हीं आधार पर ही आप लंबी अवधि के लिए स्टॉक को चुनिएगा। संध्या जैन ने एक सवाल पूछा है फेसबुक के जरिए भारती एयरटेल पे। इनफैक्ट मानस, ये एक और ऐसा शेयर है इसके बारे में बहुत सवाल आते हैं। 426 पे खरीदारी है, 100 शेयर हैं, अब 400 के नीचे स्टॉक पहुंच चुका है, और इनके लिए नहीं सबके लिए चिंता की बात है। क्या किया जाए इसमें? सुमित जी, पिछले करीब 1 महीने से काफी बार मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि भारती एयरटेल में क्या करें, और मैंने हमेशा बोला है कि जब तक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, तब तक आप उम्मीद करिए कि 375 के लेवल्स बहुत जल्दी आएंगे, और अब 395 चल रहा है, और शायद हमें बहुत जल्दी 375 के लेवल्स अब टच होते हुए देखने को मिलेंगे। आप ध्यान रखिए, अगर 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाता है, उसके नीचे चला जाए, मतलब 375 के नीचे चला जाए, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको स्टॉक में नहीं बने रहना है, आपको स्टॉक से निकल जाना ही बेहतर आइडिया लगेगा। इसलिए मेरी राय में तो कभी उछाल मिले तो भारतीय एयरटेल से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। चलिए, थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस जरूर जारी है, लेकिन मानस आपको कह रहे हैं तेजी में निकल जाए। ब्रोकरेज हाउसेस मानते हैं कि 700-750 तक की चाल देखने को मिल सकती है, उसी के हिसाब से यहां पर टारगेट्स आ रहे हैं। तो आप अपना नजरिया डिसाइड करिए और उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में रणनीति बना सकते हैं। भोपाल चलते हैं, सुरेंद्र जी वहां पर हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे 396 के रेट पे आईसीआईसीआई बैंक के 86 हैं। ओके, कितना टाइम दे सकते हैं आप इसे? तो उससे सर अभी लिया है 15 दिन पहले। ओके, और कितना टाइम और दे सकते हैं? अभी इसके ऊपर आगे होल्ड करके रखना है या कितने तक टारगेट है सर इसका? आपने क्या डिसाइड किया था, कितने समय के लिए रखेंगे सर? सर मैं अराउंड 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक का टारगेट है सर। ओके ओके। मानस, इनका सवाल आईसीआईसीआई बैंक पर है। खरीदारी है करीब 396 रुपए की, 417-418 पे शेयर पहुंच गया है। आज एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के बाद फ्यूल हो गया है स्टॉक। क्या किया जाए? मुनाफा इनको हो रहा है, उसे बचाएं, लेकर निकल जाएं, क्या किया करें अब? बिल्कुल निकलने की जरूरत नहीं है सुमित जी। देखिए, यहाँ पर तो फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, और बैंकिंग इस टाइम फ्लेवर में दिखने लगा है, और सितंबर के हाईज जो कि 422 है, मैं तो उम्मीद करता हूं कि शायद कल या परसों में 422 के लेवल्स ब्रेक होंगे।
स्टॉक करीब 450 से लेकर 475 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो ट्रेंड बुलिश है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बने रहे और अपना स्टॉप लॉस 399 के नीचे रखें। 99 के नीचे सुरेंद्र जी एक स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए, और जैसे जैसा मोमेंटम प्ले हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक के नंबर से पहले, उसी को आधार मान के आप यहां पर कामकाज कर सकते हैं। एक सवाल स्टरलाइट टेक को लेकर भी अभी अभी आया है। ये इन्होंने सवाल पूछा है, 6000 शेयर है 122 रुपए के दाम पर। युवराज जी का सवाल है, क्या करें मानस स्टरलाइट टेक पर? तो 122 रुपए के भाव पे अगर लिया हुआ है, तब तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे स्तर पे इन्होंने लिया हुआ है। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है कि 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 130 रुपए है, उसको ध्यान रखें, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। लॉन्ग टर्म ट्रेंड में ऐसा लग रहा है कि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और स्टॉक 185 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो बने रहे और 130 का स्टॉप लॉस रखें। तो 130 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें, ये आपको राय दी गई है मानस की तरफ से। स्टरलाइट टेक में वैसे भी एक अच्छा मोमेंटम है और आपको अच्छा प्रॉफिट भी है, 5000 शेयर है, बेहतर प्रॉफिट है, उसे लॉक करें, बचाएं और उसके हिसाब से अपनी रणनीति रखें। एक ब्रेक पे जाने से का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए एक स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए एक खास पहल है। जिस तरह हम अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी जांच करते हैं, उसी तरह एक समझदार निवेशक को भी किसी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसे पढ़ना काफी जरूरी है और उसे पढ़ना चाहिए भी। मानस, ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो कि हमारे सामने आती हैं और ऐसे कई केसेस हम रोजमर्रा देखते हैं जहां पे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा नहीं जाता, ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज हो जाती है, ज्यादा इश्यूज आते हैं, ज्यादा कभी कभी तो शेयर भी बिक जाते हैं। इस तरह की चीजों पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी अक्सर मिलते होंगे इस तरह के वाक्य? बिल्कुल, बहुत ज्यादा मिलते हैं और ये गलती तो हमारी है कि अगर हमने ही कोई डॉक्यूमेंट बिना पढ़े साइन किया है, तब तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट स्टॉक मार्केट से नहीं, आप किसी भी पेपर पे आप साइन कर रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि उस पेपर पे लिखा हुआ क्या है, उसको जरूर पढ़ें और फिर आपको वहां पर सिग्नेचर करने हैं, उससे पहले सिग्नेचर नहीं करने हैं। चलिए, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को पहले पढ़ें, समझें और उसके बाद ही उस पर साइन करें। और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऐसा दिखता है जो कि आपके रेफरेंस में नहीं है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसके बारे में एक संज्ञान ले सकते हैं कि डॉक्यूमेंट किस तरह का है। चलिए, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। मानस मौजूद है, आप भी सवाल पूछ सकते हैं मानस से। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे।
तो कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बातचीत कर रहे हैं मानस जायसवाल से आपके सवालों के जवाबों के ऊपर। अनिकेत छेत्री ने एक सवाल पूछा है फेसबुक के जरिए। पीवीआर पे सवाल है 1100 रुपए के दाम पर 100 शेयर इनके पास। मानस, जैसे ही मल्टीप्लेक्स खुलने की बातचीत हुई, स्टॉक ने उल्टी तरफ से मूव करना शुरू कर दिया है। एक बड़ी तेजी पहले दिखा चुका था और मतलब बज पे और इवेंट होते इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ गई। क्या किया जाए? अब इनके पास है, अभी तो फिलहाल मुनाफा है, लेकर निकल जाए या फिर बने रहें? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, स्टॉक को बने रहना है। एक गैप है नीचे की तरफ, मैं देख रहा हूँ 1120 के आसपास, और मैं समझता हूँ कि उससे पहले कहीं ना कहीं स्टॉक सपोर्ट जरूर लेगा। मेरी राय में 1035 का स्टॉप लॉस रखें, समय ले कम से कम 1 से 2 मंथ का, तो शायद आपको मुनाफा हो सकता है। 1400 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो पक्की बात है कि करीब 1575 से 1600 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहे, 1035 का स्टॉप लॉस रखें। तो 1035 का स्टॉप लॉस रखें और पीवीआर में आप बने रह सकते हैं, ऐसा मानस का मानना है। अगर 1400 के लेवल्स पार हुए तो शायद ये तेजी और बढ़े, तो आप बने रहें और 1035 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नमन साहब का एक सवाल आया है रायपुर से। ये सवाल है आरसीएफ को लेकर। करीब 200 शेयर हैं, 46 रुपए 20 पैसे के दाम पर खरीदारी है। मानस, इवेंट बेस्ड स्टॉक है, जैसे ही कोई बज आता है, इवेंट आता है, इसमें भी मोमेंटम आ जाता है। अभी तो फिलहाल इन्हें लॉस है करीब 1 रुपए के आसपास का। क्या करें, बने रहें या निकल जाएं? देखिए, कोई रीजन तो नहीं समझ में आता है कि स्टॉक पे बने रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बने रहना चाहते हैं तो 41 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ऊपर की जहां तक बात है 48, 49 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद 54 और 55 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और इससे ज्यादा की उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। तो बने रहे, 41 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। जी मानस, जाने से पहले एक और सवाल लेते हैं। सवाल आया है अशोक लेलैंड को लेकर। करीब 35 शेयर है 70 रुपए के दाम पे। सुरेंद्र जी का सवाल है, और दूसरा नाम है एसबीआई का। 195 रुपए के दाम पर इनके पास शेयर है। दोनों ही सिचुएशन में आजकल थोड़ा बज में आए स्टॉक, अशोक लेलैंड भी और एसबीआई भी। क्या करें इनमें? देखिए, एसबीआई अशोक लेलैंड में तो मैं समझता हूँ कि ये कंसोलिडेशन का फेज है। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे, और शायद थोड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 85 से लेकर 88 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अशोक लेलैंड में बने रहना है, 67 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और एसबीआई में तो मैं समझता हूँ कि अब शायद आपको 3 से 4 दिनों में ही 200 दिनों के मूविंग एवरेज टेस्ट होते हुए दिखेंगे, जो कि 220 के आसपास है। तो यहां पर भी बने रहने की सलाह है 196 के स्टॉप लॉस के साथ। जी, तो दोनों में ही आपको बने रहने की राय दी जा रही है। ब्रोकरेज हाउसेस भी मान रहे हैं कि अशोक लेलैंड 75 रुपए तक जा सकता है, और एसबीआई के केस में भी मानस साहब कह रहे हैं कि थोड़ी तेजी अभी यहां और देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और सबसे बातचीत करने के लिए। जिनसे हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके सवाल नहीं ले पाए उनसे हमारी माफी। इसी नोट के साथ अब कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, लेकिन लगातार खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।